सबसे पहले हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आती है, दिस इज इन्वेस्टिगेशन। कौन करता है इन्वेस्टिगेशन? आईओ करती है, पुलिस करती है। आईओ करेगा ना, जो पुलिस ऑफिसर डेजिग्नेट होगा। सबसे पहले या तो एफआईआर लिखी जाएगी या फिर एनसीआर लिखी जाएगी। कॉग्निजेबल केस है तो एफआईआर, नॉन कॉग्निजेबल केस है तो एनसीआर लिखी जाएगी। इसके रेलेवेंट हमने प्रोविजंस पढ़ ली हुई है, 173, 174। अगर एनसीआर लिखी गई है तो मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी किस चीज़ के लिए? इन्वेस्टिगेशन के लिए। और अगर इन्वेस्टिगेशन की परमिशन मिल जाती है तो अरेस्ट फिर भी नहीं कर सकता। इन्वेस्टिगेशन दोनों की होगी एक ही प्रोसेस से। इन्वेस्टिगेशन दोनों ही सिचुएशन में, अगर तो ये खुद से एफआईआर लिख देते हैं तब तो ठीक है, बट अगर ये खुद से एफआईआर नहीं लिखता है यहाँ पे, तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है अंडर सेक्शन 175 सबसेक्शन 3/4 इनको ऑर्डर किया जा सकता है। एफआईआर लिखने के लिए हमने पढ़ा है डिटेल में, जहाँ पे मॉनिटरिंग की हम बात कर रहे थे। अब सेक्शन 175 जो है यहाँ पे पावर दिया हुआ है, किस चीज की पावर? पुलिस ऑफिसर की पावर, इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन कौन से केसेस में? इन्वेस्टिगेशन कॉग्निजेबल केसेस में इन्वेस्टिगेशन। तो जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस में परमिशन मिल जाती है उसके बाद भी जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो इसी के थ्रू होती है। वो लिखा हमें 174 में हुआ है, बट इन्वेस्टिगेशन का जो पावर है वो वहीं पे ही है पुलिस के पास, सेम उसी से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। फिर इन्वेस्टिगेशन अब स्टार्ट करनी है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए एक प्रोसीजर है। वो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर जो है हमें वो सेक्शन 176 में दिया हुआ है प्रोसीजर। और ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने पढ़ा अक्रेंस रिपोर्ट दिया जाएगा मजिस्ट्रेट को। फिर हमने पढ़ा कि वो स्पॉट पे जाएगा और स्पॉट पे जाके क्या करेगा? डिस्कवरी करेगा, अरेस्ट करेगा या फिर इन्वेस्टिगेशन करेगा। इस इन्वेस्टिगेशन में किसी के भी बयान वगैरह नोट किए जा सकते हैं। अब इस इन्वेस्टिगेशन में जो वो स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड कर रहा है, वो सारी स्टेटमेंट्स कहाँ पे होगी? 180 में। या तो वो उसको खुद से नोटिस देगा 179 का और उसको बुलाया जाएगा, या फिर स्पॉट पे जाके जब खुद से ही कोई विटनेस मिल गया उसको उसकी स्टेटमेंट। बट स्टेटमेंट सभी की रिकॉर्ड कहाँ की जा रही है? 180 में। 181 में इसकी हमें क्या दिया हुआ है? एविडेंशरी वैल्यू दिया हुआ है। 181 में इसी स्टेटमेंट की हमें एविडेंशरी वैल्यू दिया हुआ है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो ये अकरेंस रिपोर्ट है ना, ये जो अकरेंस रिपोर्ट है वो 177 में हमने पढ़ा वो सीनियर ऑफिसर के थ्रू जाया करती है। कौन सीनियर ऑफिसर? जो स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। फिर हमने ये भी पढ़ा कि यहाँ पे जो ये प्रोसीजर है इसमें जो आईओ है वो ये भी डिसाइड कर सकता है नॉट टू इन्वेस्टिगेट, नॉट टू इन्वेस्टिगेट दी केस। उसने डिसाइड किया कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी ही नहीं है, नॉट अ फिट केस फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो हमने फिर पढ़ा इस केस में मजिस्ट्रेट के पास फर्दर पावर है कि जब आईओ ने डिसाइड किया कि उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है तो 178 सेक्शन में इसके पास पावर है, क्या कर सकता है? इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकता है, या फिर खुद से इंक्वायरी वगैरह की जा सकती है या किसी जूनियर मजिस्ट्रेट से इंक्वायरी करवाई जा सकती है और वापिस से फिर भेजा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेट कीजिए। और अगर मजिस्ट्रेट को भी लगता है कि नहीं सच में इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए तो इसको कैसे क्या कर देगा? वो डिस्पोज ऑफ कर देगा केस को। किस तरह से? जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो ये पूरा प्रोसीजर हम पढ़ रहे थे। अब देखिए यहाँ से लेके ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस प्रोसीजर का ही पार्ट है। इस प्रोसीजर में यानी कि इस इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन में अगर पुलिस ऑफिसर आईओ को लगता है कि मुझे इस पर्सन की कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी है, आईओ को या पुलिस ऑफिसर को लगता है कि मुझे इस पर्सन की क्या करवानी है? स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, तो वो कन्फेशन या फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई जा सकती है। कहाँ पे? सेक्शन 183 में। सब कुछ कहाँ हो रहा है? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और अगर आईओ ने क्या किया हुआ है? अरेस्ट किया है किसी का,
यहाँ पे अरेस्ट कर सकता है ना वो। अगर किसी का अरेस्ट किया हुआ है तो अरेस्ट वाले पर्सन को तो रिमांड करवाना पड़ेगा। कौन से सेक्शन वाला? 187 सेक्शन वाला। रिमांड करवाना पड़ेगा उसका। रिमांड में क्या होगा? रिमांड मतलब फर्दर डिटेंशन कर रहे हैं उसकी। इन टेक्निकल टर्म इट इज नॉट अ रिमांड, ठीक है। या तो पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाएगा या फिर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। फिर इसके साथ हमने फर्दर पढ़ लिया था कुछ टॉपिक्स ट्रांजिट रिमांड का और हाउस अरेस्ट का। ट्रांजिट रिमांड और हाउस अरेस्ट का जो पीरियड होता है वो इसी पीरियड में से काउंट होता है, क्योंकि ये जो दिया जाता है वो कहाँ दिया जाता है? 187 में ही दिया जाता है। अब ट्रांजिट रिमांड इन दी फॉर्म ऑफ पुलिस कस्टडी होता है। जो हाउस अरेस्ट है वो डिपेंड करता है कि किसने किया हुआ है ऑर्डर। वो इन दी फॉर्म ऑफ पुलिस कस्टडी भी हो सकता है, इन दी फॉर्म ऑफ जुडिशियल कस्टडी भी हो सकता है। वो केस एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ तक हमने कल तक की क्लासेस में पढ़ा। अब हमने पढ़ा कि इसी पुलिस ऑफिसर को इस इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन में ही क्या करना है? किसी का मेडिकल करवाना है। मेडिकल किसका? विक्टिम का। अब विक्टिम का, कौन से विक्टिम का? रेप विक्टिम का। तो विक्टिम ऑफ रेप का जब उसने मेडिकल करवाना है उसके रिगार्डिंग हमने प्रोविजंस पढ़ी कि मस्ट है, मैंडेटरी है। 24 आवर्स में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से जाके मेडिकल करवाया जाएगा। क्या कंटेंट्स होते हैं उस मेडिकल के वो हमने पढ़े। फिर हमने पढ़ा कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है 7 डेज में अपनी जो रिपोर्ट है वो सेंड करेगा आईओ को, और आईओ फिर उसको पार्ट बनाएगा सीडी का। अब इसके अलावा देखिए एक स्टेज हमारे पास आती है जब आईओ को लगता है, यानी कि पुलिस ऑफिसर को लगता है कि मुझे क्या करनी चाहिए? सर्च करनी चाहिए कि इस घर में यहाँ पे कोई चीज़ छिपी हुई है जो मुझे इन्वेस्टिगेशन में लीड मिल सकती है जिस चीज़ से। तो वो किसी प्लेस में जाके सर्च भी कर सकता है। वो किसी प्लेस में जाके सर्च भी कर सकता है, या अगर वो जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो प्लेस है, वो उसकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता तो फिर वो किसी और से भी करवा सकता है उसकी सर्च। यहाँ पे सर्च करने के लिए क्या उसको वारंट की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी वो डिटेल में हम पढ़ेंगे। बिना वारंट के भी वो सर्च कर सकता है किसी भी प्लेस के, बस उसको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो ये भी तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही हुआ ना, कि वो सर्च कर रहा है। हालांकि ये जो सर्च वाला टॉपिक है ना, इट इज़ वेरी लीस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में बाई चांस पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए, नहीं तो नहीं पूछा जाता है। अब आप ध्यान से सुनना जो आपको बता रहा हूँ। ये जितना भी हमने कहानी अभी पढ़ी है ना, इसके अलावा जो ये जैसे अरेस्ट किया, अरेस्ट कैसे करते हैं कैसे नहीं, वो मिसलेनियस हम पढ़ेंगे टॉपिक। ड्यूरेशन अरेस्ट की इन्वेस्टिगेशन में होती है, उसके बाद भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, इसलिए वो आउट ऑफ इन्वेस्टिगेशन चैप्टर दिया हुआ है आपको। तो इस ड्यूरेशन में जब अरेस्ट किया तो बेल भी तो होगी यहाँ पे, तो बेल की प्रोविजन पढ़ेंगे तो वो हम अलग से पढ़ेंगे मिसलेनियस वाले पार्ट्स में। तो इससे रिलेटेड, इसी से रिलेटेड टॉपिक हम सर्च का ही अगर हम बात करें, या एग्जामिनेशन यहाँ तो किसका हुआ? विक्टिम का हुआ। एक्यूज का भी तो मेडिकल होगा, उसकी जब हम बात करेंगे वो हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ, वो अलग से मिसलेनियस वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ उतना टॉपिक पढ़ रहे हैं जो हमें चैप्टर 13 में दिया हुआ है, जो चैप्टर 13 ऑफ बीएनएसएस में दिया हुआ है, हम वो टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब आप समझिए, सपोज कीजिए मैंने आपको ये सर्च के बारे में जो यहाँ पे दिया हुआ है वो करवा दिया। अभी इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि स्टार्ट हो रही है ना, यू आर विद फुल एनर्जी। अगर ये 2 टॉपिक शुरू कर दिए तो 15-20 मिनट लग जाएंगे। और जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट वन, केस डायरी के बारे में करवाना, वो बीच में रह जाएगा। तो ये अनइम्पॉर्टेंट को बस मैंने आपको बता दिया, करवाऊंगा भी बेयर से, बट अभी नहीं, जब किसी क्लास में टाइम होगा। अभी हम क्या करेंगे, देखो यहां से लेके, स्टार्टिंग से लेके अब ये एंड होगी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस वाला कर रहा है, उसने जो जो इन्वेस्टिगेशन में पावर थी, जो जो उसके पास प्रोसीजर था, वो सारा कुछ कर लिया। अब जब कर लिया तो इन्वेस्टिगेशन खत्म भी तो होगी ना। अब जो ये इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी तो एंड जो इसका रिजल्ट होता है ना, एंड उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है, आईओ जो होता है, वो क्या करता है? वो पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, चार्जशीट, चालान, एक ही बात है, फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में क्या करता है? सबमिट करता है। पुलिस रिपोर्ट लिखवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट,
चालान, फाइनल रिपोर्ट एक ही चीज है ये। तो उसने अब ये जो चालान और चार्जशीट पेश करना है ना कोर्ट में, इसमें ए टू जेड सब लिखा होता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन में थ्रू आउट क्या किया, रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कोर्ट को सबमिट किया जा रहा है कि अब जज साहब आप अपनी इंक्वायरी और ट्रायल कर लीजिए। तो ये तो एंड रिजल्ट हो गया ना हमारा। अब ध्यान से सुनना, जो स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक की स्टेज है, यहाँ से लेके जो यहाँ तक की स्टेज है थ्रू आउट, ये क्या चला था, ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है यहाँ पे। यहां से लेके यहां तक की जब तक एंड नहीं हो जाता उस इन्वेस्टिगेशन का, एक एक चीज कहां पे रिकॉर्ड की जाएगी, केस डायरी में। स्टार्टिंग से लेके जब तक वो इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती है, तब तक एक एक चीज कहां पे रिकॉर्ड की जाती है, केस डायरी में। पुलिस के पास कुछ डायरीज होती हैं, लाइक एक होती है जर्नल डायरी, डेली डायरी भी कह देते हो जिसको आप। जर्नल डायरी का मतलब क्या हुआ, वो जर्नल डायरी है, वो पुलिस स्टेशन में कॉमन डायरी होती है। पुलिस के जुरिस्डिक्शन में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी मतलब ऑफिशियली जो उसको वहां पे रिकॉर्ड करना चाहिए, ए टू जी सारी चीजें उसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। पुलिस को कहीं इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है, वो जीडी में भी एंट्री करेगा उसका। जर्नल डायरी, डेली डायरी मतलब उसमें डेली हर चीज रिकॉर्ड की जा रही है। आज एफआईआर लिखी गई, लिख दिया, उसमें भी रिकॉर्ड कर दिया, सिर्फ एंट्री तो होनी है उसमें। आज इस मुकदमे में ये एनसीआर लिखी गई, एंट्री तो होनी है। जीडी में एक आईओ है जो कोर्ट में जा रहा है चार्जशीट सबमिट करने के लिए, तो वहां पे एंट्री करके जाएगा कि मैं समय इतने बजे कोर्ट में जा रहा हूं क्योंकि इस मुकदमा नंबर इस इसमें मुझे चार्जशीट सबमिट करनी है। तो जीडी एक बड़ा टर्म है, डेली डायरी जिसको हम कह रहे हैं, उसमें डे टू डे उस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में जो कुछ भी हो रहा है, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड। एक डायरी होती है केस डायरी हमारे पास। केस डायरी इज रिलेटेड टू दी केस ओनली। अगर एक्स ने वाई का मर्डर कर दिया है तो इसमें एक केस डायरी बनेगी, सिंगल केस डायरी। अब सपोज कीजिए किसी के घर में चोरी हो गई, उसकी अलग केस डायरी बनेगी, अलग ऑफेंस है ना। कहीं पे रॉबरी हो गई, अलग केस डायरी। कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, अलग केस डायरी। हर उसकी अलग अलग केस डायरी बन रही है, बट इन सभी की जो एंट्रीज है वो जीडी में भी जाती है कि आज इस केस में ये केस डायरी बनाई है। क्या होता है केस डायरी, इतनी मोटी फाइल बन जाती है लास्ट में जब आपके पास सीडी आया करेगी ना एट द एंड, उसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ दिया होगा कि क्या क्या पुलिस ने किया, क्या क्या नहीं किया। मैं दिखाता हूँ अभी आपको कैसी होती केस डायरी। इतनी मोटी फाइल तो नहीं दिखा पाऊंगा ना, उसमें से कुछ पेजेस दिखा सकता हूँ कि देखो एक एक चीज रिकॉर्ड की जा रही है। अब ये जो केस डायरी होती है, तीन केस डायरीज बनाई जाती है किसी भी केस में। एक उस पुलिस स्टेशन के लिए, एक कोर्ट में सबमिट करनी है उनको, एक सीनियर को देनी होती है। तो तीन केस डायरीज होगी आपके पास। एक सीडी जो आएगी वो केस केस का रिकॉर्ड होगा, वो कोर्ट का रिकॉर्ड बन जाएगा। उसमें स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो भी कुछ हुआ है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। बट इतना याद रखना, ध्यान से सुनिए जो अब आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो केस डायरी है ना, इट इज नॉट यूज्ड एज एविडेंस ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल। ये कोई एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ एड करता है, हेल्प करता है। आप इसकी हेल्प ले सकते हो। आप देखो ना, सपोज कीजिए एक बारी आप एक मैजिस्ट्रेट हो, सपोज ये इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं और आपके पास डायरेक्ट आ गया पुलिस वाला कि सर ये एफआईआर आई है, ये लीजिए पकड़िए और करिए इंक्वायरी और ट्रायल। अब आप कैसे इंक्वायरी करोगे, कैसे ट्रायल करोगे, आपको डायरेक्शन ही नहीं पता ना। आपको पता ही नहीं है कि क्या था, वेपन यूज हुआ, किसने मर्डर किया, इसमें कौन सस्पेक्टेड है, यहाँ पे किसने देखा। ये चीजें सिर्फ आपको कहाँ पता चल सकता है, जब आपने थॉरली उसमें इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है। तो वो जो इन्वेस्टिगेशन आपने, पुलिस ने जो कर भी दिया ना, उसकी कोई एज एन एविडेंस आप यूज नहीं कर सकते उसको कोर्ट में, उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। बस वो सिर्फ एविडेंशियरी वैल्यू का मतलब है सिर्फ रेफर किया जाता है। वो सिर्फ कोर्ट को क्या करता है, एड करता है, कोर्ट को एक डायरेक्शन दिखा रहा है इंक्वायरी और ट्रायल में। फॉर एग्जाम्पल अब कोर्ट का सबसे पहले काम क्या होगा, कॉग्निजेंस लेना है कोर्ट ने।
जब कोर्ट के पास चालान पेश होगा तो उससे पहला इंक्वायरी जब स्टार्ट होती है, पहला स्टेप क्या होता है? कॉग्निजेंस लेना। अब ये कॉग्निजेंस क्या होता है? जब हम लेंगे ना कॉग्निजेंस, तब डिटेल में देखेंगे इसको। अभी के लिए तो आपको ये पता लग गया, कॉग्निजेंस का मतलब है जब प्राइमा फेसाई जज को ये देखना है कि क्या कोई ऑफेंस बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। प्राइमा फेसाई का मतलब ये नहीं है कि वो ऑफेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ हो गया। सिर्फ प्राइमा फेसाई किस बेसिस पे? जो ये सीडी आपके पास है उसको देखिए, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, एक एक चीज लिखी है ना उसमें। उसके बेसिस पे आप प्राइमा फेसाई ये कंक्लूड करोगे कि हाँ ये ऑफेंस इनके अगेंस्ट बन रहा है। बन रहा है तो आपने कॉग्निजेंस ले लिया। अगर आपको लगता है कि इसमें से एक एक्यूज्ड के अगेंस्ट कोई ऑफेंस नहीं बन रहा है, एफआईआर में तो उसका नाम है, बट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन नहीं है कहीं पे, तो उसके अगेंस्ट कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि केस ही नहीं बन रहा ना। आपको ये चीजें कहाँ से पता चल रही है? यहाँ से। यहाँ से पता लगने का मतलब, ध्यान से सुनिए, ये नहीं है कि अब वो उसकी गिल्ट को प्रूव कर रहा है या उसके अगेंस्ट वो एविडेंस हो जाएगा। ना तो गिल्ट प्रूव हो रही है इस केस डायरी से, ना ही वो एक्यूज्ड के अगेंस्ट एज एन एविडेंस यूज किया जा रहा है। वो तो सिर्फ और सिर्फ एड कर रहा है, हेल्प कर रहा है कोर्ट को, आगे की डायरेक्शन दिखाने के लिए हेल्प कर रहा है सिर्फ। अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं है हेल्प करने के अलावा। तो ये प्रीलिम्स में बहुत बारी आपसे पूछा जाता है, पर्पस ऑफ सीडी, यूज ऑफ सीडी, कि सीडी का जो केस डायरी का जो यूज है वो कहाँ पे होता है, कैसे होता है। एज एन एविडेंस एक ऑप्शन दिया होगा, इट ओनली एड दी कोर्ट और मैजिस्ट्रेट। तो आपका आंसर होगा इसमें सिर्फ ये क्या कर रहा है, सिर्फ एड कर रहा है, हेल्प कर रहा है कोर्ट को। कल को कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने हैं। अब जब चार्जेस फ्रेम करेगा तभी भी क्या करेगा, यहीं से केस डायरी की हेल्प ली जाएगी कि इसके बेसिस पे ये चार्जेस, ये सेक्शन बन रहे हैं आपके ऊपर, बताइए। बट जब कोर्ट में ट्रायल चलेगा ना, तो वहां पे एक एक चीज का दोबारा से एविडेंस देना पड़ेगा, क्योंकि जो ये इन्वेस्टिगेशन में हो रहा है ना, ये तो एविडेंस होता ही नहीं है। हम एविडेंस लॉ शुरू करने वाले हैं ना दूसरी साइड पे, तो वहां पे हम सबसे पहले देखना ये चीजें पढ़ेंगे कि एविडेंस क्या होता है। एविडेंस, जो ये स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये जो चीजें, ये एविडेंस नहीं है। एविडेंस तो जो ट्रायल में दोबारा से कोर्ट के सामने करवाए जाते हैं उसको एविडेंस कहते हैं हम। तो ये तो एविडेंस एज अ एविडेंस यूज भी नहीं होते हैं, सिर्फ इनकी एक छोटी सी एविडेंशरी वैल्यू होती है। एज एन एविडेंस यूज करना किसी को और उस चीज की एविडेंशरी वैल्यू होना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कहने का मतलब है यहाँ पे जो चीजें रिकॉर्ड की जा रही है उसकी रेलेवेंसी तो होती है आगे चल के, ये नहीं कि बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है वो, बट वो एज एन एविडेंस नहीं हम यूज कर सकते कि सामने वाले की गिल्ट प्रूफ हो गई। 180 में किसी ने स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ मैं आई विटनेस हूं, मैंने देखा इसको मारते हुए, तो ये नहीं है कि वो विटनेस बन गया वहां पे और उसी के बेसिस पे आप गिल्ट प्रूफ कर दोगे। उसको कोर्ट में आके दोबारा से पहले एग्जामिनेशन इन चीफ देना पड़ेगा, कोर्ट में आके दोबारा से ये चीज कहेगा वहां पे कि हाँ मैं आई विटनेस हूं, मैंने देखा था उसको मारते हुए। यहां से वो विटनेस बना जाएगा, यहां से वो एविडेंस माना जाएगा। तो आपको ये चीजें तो क्लियर हो रही है। तो केस डायरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है यूज ऑफ केस डायरी। अब केस डायरी को कौन कौन यूज करता है? केस डायरी को एक्यूज्ड भी यूज करता है। केस डायरी को जो पुलिस ऑफिसर होता है, आईओ जो होता है ट्रायल के टाइम पे, वो भी यूज करता है। केस डायरी को कोर्ट भी यूज किया करता है। सिर्फ यूज किए जाते हैं वो, क्यों? क्योंकि वो एड ही तो कर रहा है, हेल्प कर रहा है कोर्ट की। बट केस डायरी इज नॉट एन एविडेंस। मैंने 10 बार रिपीट कर दी ये चीज कि केस डायरी इज नॉट एन एविडेंस। इसको टिप्स में दिमाग में डाल लेना, इसीलिए मैंने बार बार रिपीट किया। एक बारी बोल के भी मेरा काम हो जाता है वहां से। बट अब आपको सिर्फ इतना, इस पूरे सेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना वो यही है, जो केस डायरी होती है इट इज नॉट एन एविडेंस। इट इज, इसका यूज क्या है? सिर्फ जस्ट टू एड दी कोर्ट। ठीक है। अब हमने, आपको याद होगा जब एफआईआर पढ़ रहे थे, हमने कहा एफआईआर इज नॉट एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द केस। फिर आपको अब याद रखना है, केस डायरी जो है इट इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द केस। केस डायरी क्या हुआ, इसमें स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ही तो लिखी जा रही है। तो केस डायरी क्या हुआ? जजमेंट्स में कहा गया इट इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द केस।
भले इसका यूज छोटा सा है हमारे पास, बट केस की डिटेल्स तो सारी है ना इसमें हमारे पास। तो अब ये केस डायरी एक्चुअल में क्या होती है पहले वो देख लीजिए आप, और उसके बाद फिर हम बेयर में से पढ़ते हैं कि हमारे पास केस डायरी की क्या प्रोविजन दिया हुआ है, फिर राइटिंग वाला पोर्शन करते हैं उसके बाद। देखिए, एक्चुअल में केस डायरी होती है कुछ इस तरह की, जिमनी ऑर्डर्स कहते हैं इनको। जैसे आपको याद है सिविल साइड पे हमने इंटरिम ऑर्डर्स वगैरह में पढ़ा हुआ है, डे टू डे, है ना? तो ये जिमनियाँ होती हैं। जिमनी ऑर्डर्स का मतलब क्या हुआ? देखो, रिपोर्ट जिमनी, अब ये हर हर डेट में वो पर्चे कट रहे हैं और वो केस डायरी में लगते जाएंगे। और केस डायरी जो जो कुछ हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली बाद में बड़ी फाइल बन जाएगी वो। आप देखिए इसमें क्या है, तारीख व वक्त जब कार्रवाई की गई, हेडिंग लिखा हुआ है उससे, ये ऐसे ही होते हैं, प्रिंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट होता है ये। फिर हालात व, अब ये डिटेल्स है उसके कि मौके में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब जिस केस की है ये उसका नाम लिखा गया यहाँ पे। फिर जिस डेट में जिस टाइम पे जो भी उस आईओ ने किया, अब देखो क्या लिखा है, लेखक दिस पुलिस, मतलब आईओ, यहाँ पे पुलिस या जो भी लिख रहा है, थाना दिस या इसका मतलब है आईओ लिख रहा है, अपनी डिटेल्स दे रहा है। केस डायरी में एंट्रीज कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ आईओ कर सकता है। अगर आईओ के अलावा कोई और केस डायरी में एंट्री कर रहा है ना, तो उसको सिग्नेचर करने पड़ेंगे और रीजन लिखना पड़ेगा कि आईओ ने क्यों नहीं की और आप क्यों यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, और उसको काउंटर वेरीफाई करेगा आईओ। तो यहाँ पे फर्स्ट जो राइट है वो किसका? आईओ का। जो भी अब इसने 21 तारीख को 12:35 में जो भी कुछ किया, देखिए, श्रीमान जी हालात मुकदमा हजा, ये अब ये जो होती है ना, ये वो थोड़ी क्या नाम है, उर्दू के वर्ड्स हैं, ये ऐसे ही चला करते हैं। एफआईआर पहले ही दिस, और मैं यहाँ पे गया, मैंने ये देखा, ऐसे किया, ये किया, वो सारा डिटेल्स लिख दिया। फिर लिखा कि मैंने पास वाहन इतना इतना कार्रवाई किया, जो भी एफआईआर वगैरह लिखी होगी 154 में हुआ करती थी। फिर ये डिटेल्स लिखी जा रही है, ठीक है। फिर आगे देखिए, फोटोग्राफरी, उस मुकदमे में फोटोग्राफ वगैरह इसी दिन हुआ होगा जब कोई एक्सीडेंट होता है। ये एक्सीडेंट वाली है केस, देखिए अगर आप देखोगे ना सेक्शन जो ऊपर लगे हुए हैं, ये एक्सीडेंट के केस में होते हैं। तो अब उसने वहां पे गया, एफआईआर वगैरह जो लिखी उसके बारे में लिखा उसने। फिर जो फोटोग्राफरी, अब आपने देखा होगा जब कोई एक्सीडेंट होता है उसके लिए फोटोग्राफर बुलाया जाता है। कल को कोर्ट में फोटोग्राफ्स लानी है ना कि सीन ऑफ क्राइम में क्या था क्या नहीं थी सिचुएशन, तो उसने वो भी लिखा कि इस समय ये पर्सन आया और इसकी फोटोग्राफ वगैरह किया गया। फिर नक्शा मौका नजदीकी कौन सी सिचुएशन थी, कहाँ पे थी। फिर बयान के कौन से 180 हो चुका है, अभी 161 था, कि मैंने उस जगह पे इस लोगों के बयान लिए, वो अलग अलग आ रहे हैं, देखो उसका अलग आ गया, नेक्स्ट का अलग आ गया। फिर इसी तरह से चलता जा रहा है, ये सिर्फ एक पेज है एक दिन का। फिर ये सेकंड पेज शुरू हो गया यहाँ पे, कौन से दिन में? 2 तारीख को सुबह 9 बजे। अब जब ये गया होगा ना यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने, जाने से पहले जीडी में एंट्री किया होगा कि मैं इस दिन यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है। और फिर सीडी में जाके एंट्री की उसने कि मैं यहाँ पे पहुंचा तो मैंने ये चीज़ें किया। फिर जो नेक्स्ट डे उसने जिस जिसके बयान लिए, अब तो बयान ही तो लेने हैं ना, तो जो जो ये 180 हो जाएगा ना, अब यहाँ पे जो 180 के बयान नोट किए जा रहे हैं वो नोट किया। मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि देखो इस तरह से ये सबके देखो बयान लिए जा रहे हैं जो भी हैं, ठीक है। इस तरह से अब ये सिर्फ 2 पेजेस देखे हैं आपने, ऐसे दो नहीं होते, ऐसे मोर देन 100 पेजेस हो जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि क्राइम क्या है, उसके इन्वेस्टिगेशन में कितनों के बयान लेने पड़ रहे हैं, कितना क्या, इसलिए वो बहुत मोटी फाइल बन जाती है। आपको ये चीज़ क्लियर हो गया है? ये जो सीडी का एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको दिखाया, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, माइन्यूट से माइन्यूट जो डिटेल्स हैं किसकी, उस क्राइम में, उस इन्वेस्टिगेशन की, जीडी में, सॉरी, सीडी में एंट्री की जाती है उसकी। हर एक डिटेल के बारे में सीडी में उसकी एंट्री की जाएगी। ये चीज क्लियर होगी? अब ये सीडी लास्ट में क्या होगा? दिस सीडी इज पार्ट ऑफ द चालान। सीडी जो होता है ये चालान का, यानी कि जो लास्ट में पुलिस रिपोर्ट सबमिट करनी है उसने, उसका पार्ट बनेगा, ये कोर्ट में सबमिट होती है। इस सीडी के लास्ट में जब हम चालान जब हम पेश करते हैं ना, उस वो भी दिखाऊंगा जब हम करेंगे, उसमें हेडिंग लिखा होगा चालान, यानी कि
पुलिस रिपोर्ट अंडर दिस सेक्शन, उसमें डिटेल लिखी होगी कि स्टार्टिंग से लेके ऐसा हुआ और लास्ट में कंक्लूड किया होगा उसने, आईओ ने बताया होगा कि मेरे अकॉर्डिंगली इस सेक्शन में ये ऑफेंस इसके अगेंस्ट बनते हैं। आईओ सिर्फ अपनी ओपिनियन दे रहा है, एंड एज द मैजिस्ट्रेट यू आर नॉट बाउंड बाय द ओपिनियन ऑफ आईओ। आप चाहो तो उसके रिवर्स भी जा सकते हो, और अगर वो मना कर रहा है कि कोई ऑफेंस नहीं बन रहा, तो आप फिर भी कॉग्निजेंस ले सकते हो, अगर ऑन द मटेरियल अवेलेबल आपको लगता है कोई ऑफेंस बन रहा है। वो फिर जब हम कॉग्निजेंस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे उस टॉपिक को। तो ये जो उसने अपनी रिपोर्ट दिया ना चलान हेडिंग करके, उसके साथ अटैच की जाती है सीडी। सीडी अलोंग विद दी चलान, पार्ट ऑफ द चलान होता है, अलोंग विद द चलान मैजिस्ट्रेट को दी जाएगी। अब मैजिस्ट्रेट जब उसका कॉग्निजेंस ले लेगा तो इंक्वायरी शुरू हो गई। अब वो इंक्वायरी जो शुरू हो रही है, अब वो बन जाएगी कोर्ट फाइल। कोर्ट में एक फाइल बन जाएगी जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स, केस फाइल हो जाएगा, और फिर आगे इंक्वायरी और ट्रायल में क्या होता है वो देखेंगे। अभी के लिए तो हम आज जो पढ़ रहे हैं ना, हम ये पढ़ रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी चीज़ें वो आईओ कर रहा है, किसी का अरेस्ट किया, उसका रिमांड करवाया, ए टू जी सारा उस सीडी में एंट्री की जाती है। क्यों? बिकॉज सीडी जो है वो क्या है, वो एनसाइक्लोपीडिया है इस चीज़ का, पूरे केस का एनसाइक्लोपीडिया है। कई बार क्या होता है ना, छोटे बच्चों की ना कस्टडी वगैरह आ जाती है, कुछ बच्चे होते हैं घर से भाग जाते हैं और फिर पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, और पुलिस पकड़ लेती है तो पुलिस अब पकड़ रही है तो आप ही के पास तो लाएगी ना सबसे पहले। अब पुलिस पकड़ के लाई, अब हर स्टेट में अलग रूल्स होते हैं इसके लिए। छोटे बच्चों की जो कस्टडी होती है ना, वो पहली बात तो देखो, अगर तो पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमें ये बच्चा चाहिए, मतलब हमारा है, हम क्लेम कर रहे हैं, तो ठीक है। बट सपोज कोई पेरेंट्स अभी अवेलेबल नहीं है उसके, तो बच्चे को कोर्ट में थोड़ा ना बिठा के रखोगे और बच्चे को जेल में थोड़ा ना भेज दोगे। तो छोटे बच्चों के लिए स्टेट ने नोटिफाई किया होता है कि इनको या तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के हवाले कर दिया जाए प्रोटेक्शन में उनकी। और उसमें क्या होता था, उसमें एक जैसे रिपोर्ट वगैरह लगती है कि एज उसकी कम है या नहीं है, आईओ हर केस में आपके पास लगा के आ जाएगा। समटाइम्स आपको भी डाउट आ जाएगा, ये तो लग नहीं रहा है कि ये माइनर है, और वो खुद से कहेगा कि मैं माइनर हूं नहीं, मुझे, और माइनर नहीं है तो आप सेट एट लिबर्टी कर दोगे, उसकी मर्जी है जहां मर्जी जाए, फिर उसको किसी की कस्टडी में नहीं रखोगे। तो ऐसे केसेस में जब आपको उसकी एज वेरीफाई करनी होती है ना, आपके ऊपर बात ना आए, आप आईओ को सबसे पहले ये कहना कि ये छोड़ो जो ये कह रहा है, या जो एप्लीकेशन में लिख के लाए, सीडी में दिखाओ उसकी एज के बारे में कहाँ पे जिक्र हुआ। सीडी में कभी भी वो गलत एंट्री करेगा नहीं, और सीडी में जब वहाँ पे एज के बारे में लिख रहा है, किस बेसिस पे लिख रहा है, उसने डिटेल लिखी होगी वहाँ पे। तो जब भी कोई भी एज अ मजिस्ट्रेट आपको प्रॉब्लम आएगी ना इन फ्यूचर, जब आप कोर्ट में काम कर रहे हो, तो आप ये याद रख लेना, सबके बारे में कहाँ लिखा हुआ है, सीडी में लिखा हुआ है। एवरीथिंग मिलेगी, स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आएगी, हालांकि मैंने फिर भी आपको दिखा दिया, ना देखा होता तो वैसे ही ना समझ आता कुछ। आपको एक पिक्चर क्लियर होगी जब आप 1 महीना कोर्ट में काम कर लोगे ना, फिर आपको आराम से पता चलेगा कि सीडी के यहाँ पे ये चीज़ दी होती है, यहाँ पे ये चीज़ दी होती है, ठीक है। अब जो ये केस डायरी है, इट इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द केस। केस डायरी जो है वो एनसाइक्लोपीडिया है केस का। बेयर से एक बारी हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी, ध्यान से देखिए। डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन। हर केस में अलग सीडी बनती है, याद रख लेना। जितने केस होंगे उतनी सीडी बनेगी। कल आपको एग्जाम्पल दिया था ना, गोवा में क्राइम किया, चंडीगढ़ में क्राइम किया, 2 क्राइम किए ना एक पर्सन ने अलग अलग जगह पे, 2 सीडी बनेगी। गोवा वालों ने अलग सीडी बनाए, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा वो अलग सीडी बनाएगा, चंडीगढ़ वाला अलग सीडी बनाएगा, ठीक है। अब देखिए 192, पहले 72 था हमारे पास, 172। एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, कौन हुआ ये, आईओ, यानी कि सीडी कौन बनाता होता है, आईओ। अंडर दिस चैप्टर मतलब चैप्टर 13। आईओ जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है चैप्टर 13 में, शेल डे बाय डे एंटर हिज प्रोसीडिंग्स इन द इन्वेस्टिगेशन इन अ डायरी।
डे बाय डे का मतलब क्या हुआ, डेली जो भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रही है उस इन्वेस्टिगेशन में डे बाय डे उस डायरी में उसकी इसको क्या करना है, एंट्री करना है। आगे देखिए, शेल है और ये मैंडेटरी है उसके लिए। शेल डे बाय डे एंटर हिज प्रोसीडिंग्स इन द इन्वेस्टिगेशन इन अ डायरी setting forth the time at which the information reached him। टाइम लिखा जाएगा, मेरे पास इंफॉर्मेशन इस समय आई। द टाइम एट विच ही बिगिन एंड क्लोज हिज इन्वेस्टिगेशन। आपको देख रहे थे ना स्टार्टिंग में, उसमें टाइम का कॉलम था, उसमें हर चीज का टाइम लिखा जाता है। यहाँ पे तो वो सिर्फ इसका बता रहा है ना आपको कि कब मैंने इन्वेस्टिगेशन, कब मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, कब मैंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और कब इन्वेस्टिगेशन मैंने खत्म किया। उसकी ड्यूरेशन के बीच में भी आप जो जो चीजें कर रहे हो कि मैंने इतने बजे इतनी डेट को मिस्टर एक्स के बयान नोट किए हैं 180 सेक्शन में, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको टाइम जब आप स्टार्ट कर रहे हो, जब इन्वेस्टिगेशन आपकी खत्म हो रही है, वो तो मैंडेटरी है, मेंशन करना ही पड़ता है। द प्लेस और प्लेसेस विजिटेड बाय हिम, जहां भी जाएगा लिखना पड़ेगा कि आज मैं यहां गया, मैंने इसका बयान लिया, आज मैं यहाँ गया, मैंने ये किया, आज मैं यहाँ गया, इसमें ये डेवलपमेंट हुई। हर चीज उसको लिखना पड़ेगा, जितनी जगह भी वो जा रहा है उस केस से रिलेटेड। ठीक है। एंड अ स्टेटमेंट ऑफ द सर्कमस्टांसेस एसर्टेन्ड थ्रू हिज इन्वेस्टिगेशन। उसकी इन्वेस्टिगेशन से जो सर्कमस्टांसेस एसर्टेन हो रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा लिखेगा कि मेरी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंगली ये चीजें सामने निकल के आई। तो ये एनसाइक्लोपीडिया ही तो हुआ ना, सब कुछ लिखा हुआ है। अब ये तो आपको पता चल गया कि सीडी बनानी है उसने एंड सीडी प्रिपेयर करना मैंडेटरी। सीडी में स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने टाइम पे उसने स्टार्ट किया इन्वेस्टिगेशन, जब इंफॉर्मेशन मिली और जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हुआ, टाइम लिखा जाएगा। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जिस जिस प्लेस पे वो जा रहा है फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सब लिखा जाएगा। आगे देखिए, द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस recorded during the course of investigation under section 180 shall be inserted in the case diary। जो सीडी में जितनी भी 180 सेक्शन की स्टेटमेंट्स लिखी जा रही है ना, जब हमने 180 सेक्शन किया था, मैंने आपको अलग से दिखाई थी ना स्टेटमेंट। अब वो पुलिस वाला जो स्टेटमेंट लिख रहा है, किसी की भी लिख रहा है, एक एक चीज को सीडी का पार्ट बनाया जाएगा। जितने भी विटनेसेस उसने बनाए हैं, सारी स्टेटमेंट्स देखो। आपको याद है जब हम पढ़ रहे थे 180 सेक्शन, हमने बोला मे एग्जामिन ओरली। 179 में किसी को बुला सकता है पुलिस वाला नोटिस देके, फिर मे एग्जामिन लिखा था ना ओरली। ओरली एग्जामिन करने के बाद मे रिड्यूस टू राइटिंग हमने पढ़ा था कि सबको रिड्यूस टू राइटिंग करने की जरूरत नहीं है। जो आपको लग रहा है कि इस केस के लिए रेलेवेंट है एंड एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस है, उसको रिकॉर्ड करोगे ना आप, उसको 180 का पार्ट बनाओगे। तो वो जो स्टेटमेंट आपने 180 में रिकॉर्ड की है, वो सीडी का भी पार्ट रहने वाली है। तो 180 की स्टेटमेंट, वैसे तो एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ सीडी, ये तो आपको पता ही लग गया। उसने फिर भी क्लैरिफाई कर दिया कि 180 की जो स्टेटमेंट्स है, ये भी क्या होती है, सीडी का पार्ट रहेगा। आगे देखिए, द डायरी रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी, हाँ जी, द डायरी refer to in subsection 1 shall be volume and duly paginated। जो ये सीडी होती है ना, जो केस डायरी होती है, बेसिकली ये पर्पस देखो क्या हुआ केस डायरी बनाने का, ताकि जो आईओ है उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जा सके। नहीं तो आईओ तो अपनी मर्जी से कुछ भी, किसी भी पेज को कभी भी साइड किया, दूसरे पेज को लगा दिया उसकी जगह, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। बट ये जो केस डायरीज होती है ना, हर स्टेट में अलग होता है क्योंकि स्टेट की डिस्क्रिप्शन होती है। स्टेट आपको सीडी प्रोवाइड करती है, स्टेट उसको प्रिंट करवाएगी और हार्ड बाउंड करके आपको हर पुलिस स्टेशन में वो दी जाती है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन हो सकता है उस इन्वेस्टिगेशन में आईओ चेंज हुए जा रहे हैं, किसी आईओ की ट्रांसफर हो गई, कुछ हो गया, आईओ कीप ऑन चेंजिंग, बट उस केस के लिए जो सीडी है वो एक ही रहती होती है, सीडी कभी चेंज नहीं होगी। और सीडी क्या होगी हमेशा, वॉल्यूम एंड ड्यूली पेजिनेटेड। वॉल्यूम मतलब इकट्ठी एक हार्ड बाउंड कॉपी टाइप होगी। ड्यूली पेजिनेटेड का मतलब है ये नहीं कि कभी भी कोई पेज निकाला और कभी भी कोई पेज लगाया उसमें।
सरकारी जो प्रेस होती है उसमें ये प्रिंट होती है, तो आप इसको जाली भी नहीं बना सकते हो। आपको जब वो इशू की जाती है, जीडी में उस चीज की एंट्री की जाती है कि केस डायरी नंबर दिस इस आईओ को इस केस में इशू की गई है। अब वो ये भी नहीं है कि कल को वो केस डायरी ही चेंज करके दूसरी लगा दिया। तो ये सिर्फ चेक एंड बैलेंस क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है। तो ये हो गया हमारे पास, ये प्रीलिम्स के लिए याद रख लेना, वॉल्यूम एंड ड्यूली पेजिनेटेड। आगे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एनी क्रिमिनल कोर्ट मे सेंड फॉर द पुलिस डायरीज of a case under inquiry or trial in such court and may use such diaries not as evidence in the case but to aid it in such inquiry or trial। यानी कि यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि जो वो केस डायरी है ना, वो केस डायरी कोर्ट में दे दी जाएगी, किसके लिए? इंक्वायरी और ट्रायल के लिए। और वो कोर्ट उसका यूज किस तरह से करेगा? नॉट एज एन एविडेंस बट टू एड इट इन सच इंक्वायरी और ट्रायल। 10 बारी पहले रिपीट कर दिया था और स्टार भी यहाँ पे इतने बना दिए कि आपको टिप्स पे याद रहना चाहिए, प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, लिखते हुए और इस पे फोकस कर लेंगे। नाइदर द एक्यूज्ड नॉर हिज एजेंट्स, अब ये हो रहा है यहाँ पे यूज ऑफ सच केस डायरी। यहाँ पे हमने पढ़ तो लिया ना कि कोर्ट यूज करेगा, यहाँ पे कोर्ट कैसे यूज कर रहे हैं? एड के लिए, एविडेंस नहीं बट फॉर एडिंग द कोर्ट। अब आप आगे देखिए क्या लिख रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाइदर द एक्यूज्ड नॉर हिज एजेंट्स shall be entitled to call for such diaries, nor shall he or they be entitled to see them merely because they are referred to by the court। कोर्ट को तो एड करेगा ना, कोर्ट क्वेश्चंस पूछने हैं 168 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो हमने पढ़ा भी था। कोर्ट को कोई भी क्वेश्चन पूछना है वो कभी भी पूछा जा सकता है। कोर्ट पूरे ट्रायल के टाइम पे, इंक्वायरी के टाइम पे जब मर्जी उस केस डायरी को रेफर करे, सिर्फ हेल्प के लिए, एविडेंस नहीं है बट सिर्फ हेल्प के लिए। कोर्ट को लीड मिलती है ना कि किस किस को एविडेंस बुलाना है, किस किस को नहीं बुलाना है। कल को कोर्ट विटनेस बुलाना है, कोर्ट को समझ आया ना तो प्रोसिक्यूशन ने इसको अपना विटनेस बनाया हुआ है ना ही डिफेंस ने, बट सीडी में इसके बारे में मेंशन है एंड वो मटेरियल विटनेस है, तो वो सीडी से पता लग रहा है ना, तो कोर्ट उसको बुला सकता है कल को। तो आप देखिए, वो कह रहा है ना तो एक्यूज ना ही इसका एजेंट, एजेंट मतलब अटॉर्नी वगैरह कुछ भी, ठीक है, ना तो एक्यूज ना इसका एजेंट शेल बी एंटाइटल्ड टू कॉल फॉर सच केस डायरी। वो ये नहीं कह सकते कि केस डायरी दिखाइए हमें, उनका राइट नहीं है, एक्यूज का राइट नहीं है केस डायरी देखने का। ध्यान से सुनिए, शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू कॉल फॉर such case diaries nor shall he or they be entitled to see them merely because they are referred by the court। वो कहेगा कि कोर्ट ने देखी है, मैं भी अब ये केस डायरी देखूंगा, नहीं। हम यूजेस ऑफ केस डायरी पढ़ रहे हैं, कोर्ट तो उसको यूज कर सकता है, एड कर रहा है वो कोर्ट को, बट एक्यूज का राइट नहीं है कि वो कहे कि कोर्ट ने देखी है तो मुझे भी दिखाइए केस डायरी। बट आगे देखिए, but if they are used by the police officer who made them to refresh his memory, or if the court uses them for the purpose of contradicting such police officer the provisions of 148 of Bharatiya Sakshi Adhiniyam or 164 as the case may be of Bharatiya Sakshi Adhiniyam shall apply। इसका मतलब ये हुआ कि एक्यूज जो है वो यूज नहीं कर सकता, एक्यूज जो है वो केस डायरी यूज नहीं कर सकता, राइट नहीं है। बट इस रूल की एक्सेप्शन है क्या, कि अगर आईओ ने उस केस डायरी को रिफ्रेश करने के लिए अपनी मेमोरी, आईओ ने अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए, अब ये रिफ्रेश करना क्या होता है क्या नहीं हम पढ़ेंगे ना जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए, केसेस कितने कितने साल चलते हैं।
एक बेचारा आईओ, उसके पास एक केस नहीं है, उसके पास हजारों केस है। 5 साल केस चल पड़ा, 5 साल के बाद आईओ की गवाही होनी है इस केस में, उसको याद थोड़ा ना रह जाएगा कि मैंने कहाँ इन्वेस्टिगेशन क्या किया था या क्या लिखा था उस केस डायरी में। तो आईओ कहेगा मुझे केस डायरी दिखाइए, मैं बता सकता हूँ देख के कि क्या हुआ था क्या नहीं, रिकॉल कर लूंगा। मुझे अपनी मेमोरी जो है वो क्या करनी है, रिफ्रेश करनी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उसके बारे में प्रोविजन दिया हुआ है। तो अगर आईओ ने अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए उसको यूज किया है, या फिर कोर्ट ने इस आईओ को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, इस आईओ को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कोर्ट ने उस चीज का यूज किया है, दोनों ही सिचुएशन में सिर्फ ये दो सिचुएशन है जब एक्यूज्ड रेफर कर सकता है उस केस डायरी को, अदरवाइज केस डायरी रेफर नहीं कर सकता, और सिर्फ सो मच ऑफ द पार्ट। अब एक चीज इसमें ध्यान रखना, केस डायरी एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। केस डायरी के कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्यूज्ड एज अ मैटर ऑफ राइट लिया भी करता है। जैसे एफआईआर, एक्यूज्ड को जब तक पता ही नहीं चलेगा अपना डिफेंस कैसे करेगा, कौन कौन से विटनेसेस हैं उसके अगेंस्ट उसको पता होना चाहिए, लिस्ट ऑफ विटनेस भी होता है, और जो ये 180 की स्टेटमेंट्स होती है वो भी उसको मिलती होती है। वो हम आगे चल के सीआरपीसी में पढ़ेंगे इंक्वायरी स्टेज पे कि एक्यूज को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं। बट अभी एज अ जनरल रूल याद रख लीजिए कि एक्यूज्ड इसका यूज नहीं कर सकता, और इट इज नॉट यूज्ड एज एन एविडेंस, इट जस्ट हेल्प दी कोर्ट, हेल्प कर रही है कोर्ट को, एड कर रही है। सीडी इज नॉट एन एविडेंस। ठीक है, अब इसको लिखते हुए थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। अभी सिर्फ मैंने आपको ऊपर ऊपर से बेयर में समझाया है, इससे पहले थोड़ी कहानी बताई, एक्चुअल में सीडी दिखा दिया क्या होता है, बेयर से हमने पढ़ लिया। अब लिखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा हमारे पास, यूज ऑफ द केस डायरी। वही बन रहा है ना, एविडेंस की तरह तो यूज नहीं कर सकते, मतलब ये जो फोर्थ और फिफ्थ सबसेक्शन है ये डिटेल में हमें करना पड़ेगा लिखते हुए भी, और बाकी तो चलिए ठीक है, नॉर्मल है। ठीक है, लिखना स्टार्ट कीजिए इसमें। इस वाले का सेक्शन बोलो। हाँ, नहीं 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 नहीं, उस वो मिलते होते हैं, 180 की स्टेटमेंट मिलती होती है। हाँ बिल्कुल है। तो यही तो बताया आपको, अभी इतने आगे क्यों भाग रहे हो, अभी तो हमने कौन सा खत्म कर दिया ये टॉपिक। आपको बता दिया ना कि इस, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, इस सीडी में से कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जिसका एक्यूज्ड एज अ मैटर ऑफ राइट उसको मिला करते हैं वो डॉक्यूमेंट, बट एज अ पूरी केस डायरी अगर वो कहेगा कि मुझे दे दीजिए, वो चीज उसको नहीं होगी। हम्म, वो लिखवा रहा हूँ आपको यूजेस में। इसमें लिखिए, केस डायरी सेक्शन 192 बीएनएसएस, सेक्शन 172 आईपीसी, सॉरी सीआरपीसी, सीआरपीसी, इसमें लिखिए, पुलिस हैज टू मेंटेन certain diaries, that is, police has to maintain certain diaries. First, जर्नल डायरी, जीडी लिख लेना इसको, ऑब्लिक डेली डायरी, इसमें लिखिए, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग whether happening, sorry, whatever happening, regarding whatever happening
in the jurisdiction of police, whatever happening in the jurisdiction of police, सब कुछ लिखा जाएगा. It also contains information relating to non-cognizable offenses and all minute details. कुछ भी हो रहा है पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में सब लिखा जाता है. आज एफआईआर लिखी गई, जीडी में एंटर करो. आज एनसीआर लिखी गई, जीडी में एंट्री करो. कुछ भी, आज इसका अरेस्ट हुआ, जीडी में एंट्री करो. हर चीज़ उसमें लिखनी पड़ेगी. ठीक है. वॉट एवर, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है वॉट एवर हैपनिंग इन दी जुरिस्डिक्शन ऑफ पुलिस. सेकंड लिखिए. इसकी डिटेल में हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि ये पूछा तो जाना नहीं है आपसे, ये तो सिर्फ नॉलेज के लिए लिखवा रहा हूँ आपको मैं. एक होती है पॉकेट डायरी. ये भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. विच एवरी पुलिस ऑफिसर इज सपोज्ड टू कैरी विद हिम. तो जो कुछ भी हो रहा है, अगर उसके पास सीडी अवेलेबल नहीं है, पॉकेट डायरी तो हमेशा होगी, उसमें एंट्री कर देगा. बाद में उसकी एंट्री दूसरे में की जा सकती है. ठीक है. थर्ड, और ये हर स्टेट में आपको नहीं मिलेगी. प्रिंटिंग का खर्चा भी बचाया जाता है गवर्नमेंट्स के द्वारा. तो सीडी में ही कहते हैं कि वही करो और जीडी में एंट्री करो, बस खत्म. कुछ स्टेट्स में प्रोविजन है, इसलिए लिखवाया है. पेपर में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ नॉलेज के लिए लिखवा रहा हूँ. ठीक है. थर्ड लिखिए. स्पेशल, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हमारा जो टॉपिक है, स्पेशल डायरी ऑब्लिक केस डायरी ऑब्लिक पुलिस डायरी ऑब्लिक स्टेशन हाउस रिपोर्ट. स्टेशन हाउस रिपोर्ट ब्रैकेट्स में लिख लेना. सेक्शन 192 बीएनएसएस. अब पेपर में आपसे पूछ लिया 5 नंबर में, बताइए स्पेशल डायरी. अब बोलोगे सर ने तो करवाया ही नहीं, है ना. तो इसलिए मैंने लिखवा दिया कि कल को आप ना बोलो कि करवाया नहीं था. सेम ही चीज़ है, एक ही के अलग अलग नाम है सिर्फ. इसमें लिखिए. इट मीन्स अ डायरी belonging to a particular case having information of whatever development in the case, having information of whatever development in the case. इसमें लिखना. the investigating officer, the investigating officer ब्रैकेट्स में लिख लेना आईओ may come and go, but the case diary CD will remain the same, will remain the same. So it is required to be maintained
इन continuity of continuity in the investigation. केस फाइल भी कहते हैं इसको। आपने कई बारी मूवीज में देखा होगा, मैं थोड़े दिन पहले एक मूवी देख रहा था, उसमें कोई क्राइम वगैरह होता है। अब वो पुलिस जो होती है इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, उनको कोई क्लू मिलता है कि आज से इतने साल पहले ऐसे 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 ऑफेंस एक और हुआ था, जिसका इस वाले ऑफेंस से क्या है, रिलेशन है। पुलिस का रिकॉर्ड रूम जो होता है वहाँ पे वो जाता है पुलिस ऑफिसर, और उस ईयर की जितनी भी फाइल्स होती हैं, केस फाइल, उसको केस फाइल कह देते हैं ना, यानी कि केस डायरी की बात हो रही है, वो निकालता है। हालांकि वो केस फाइल ही कह रहा है उसमें कि हाँ इस केस फाइल में मुझे इसके बारे में पता लग गया कि हाँ इसमें ऐसा हुआ था या ये हुआ था। तो आप अगली बारी जब कोई ऐसी मूवी देखोगे तो समझ आना वो केस डायरी देख रहा है वहाँ पे। ठीक है। नहीं ऐसी वाली नहीं देखता मैं। चलिए नेक्स्ट। फॉर्म्स ऑफ केस डायरी। फॉर्म्स ऑफ केस डायरी इसमें लिखिए, द केस डायरी is the diary maintained in a particular form. Case diary is the diary maintained in a particular form. It is printed and supplied by the state government या government. It is hardbound. It is hardbound, ब्रैकेट्स में लिख लेना, वॉल्यूम एंड पेजिनेटेड. It is maintained in triplicate, ब्रैकेट्स में लिख लेना 3 कॉपीज, one for police station, one second for the higher police officer, and third if required by the court, if required by the court. इसमें लिखिए फर्दर, पर्पस ऑफ केस डायरी, क्यों बनाई जाती है केस डायरी, पर्पस ऑफ केस डायरी। जब एग्जाम में बाई चांस पूछ लिया जाता है तो डायरेक्ट लिखा करो एक एक लाइन में, पहले लिखा मीनिंग ऑफ केस डायरी, मीनिंग में तो 2 लाइन लिख दोगे ना, इट इज़ एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द केस, माइन्यूट डिटेल स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसमें लिखी जाती है। फिर आप लिखोगे पर्पस, ऑब्जेक्ट क्या है केस डायरी बनाने का, 2 पॉइंट्स लिख के 3 पॉइंट्स लिख के ख़त्म करना। फिर आगे यूजेस वगैरह अगर इन जनरल पूछ रहा है तो वो 5 नंबर में बहुत हो जाता है। केसेस वगैरह लिखवाऊंगा वो मेंशन कर दिया करोगे उसमें, ठीक है। इसमें लिखिए टू कीप, वैसे क्या होनी चाहिए पर्पस, टू कीप अ चेक ऑन आईओ, आईओ के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रहेगा कि अपनी मनमर्जी तो एटलीस्ट वो नहीं करेगा। टू मेंटेन
an accurate and reliable record of the investigation. Accurate and reliable record of the investigation on डे टू डे बेसिस। यानी कि देख लीजिए, एक बार एक सीडी में एंट्री हो गई तो फिर थोड़ा ना पर्चा बाहर निकलेगा। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ ना प्रोविजन बनाया जाए तब तो पेजेस इधर उधर हो जाएंगे सारे। फिर उस पर आपको रिलाई करना भी थोड़ा, भले ही आप एड ले रहे हो उससे, भले ही उसको एज एन एविडेंस यूज नहीं कर रहे हो, बट आपको डायरेक्शन तो मिल रही है ना कि किस डायरेक्शन में चलना है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो उसके ऊपर भी तो रिलाई करना पड़ रहा है ना। तो सीडी का ये भी एक पर्पज है कि हम उस पर रिलाई कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस तो होनी चाहिए। इसमें लिखिए, टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी इन द इन्वेस्टिगेशन। टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी इन द इन्वेस्टिगेशन। टू एंश्योर, कई बार क्या होता है ना, एक बारी क्या हुआ, बहुत टाइम से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसमें। अब आईओ जा नहीं रहा था उस प्लेस पे, थोड़ा दूर था उसके पुलिस स्टेशन से। आने जाने में भी तो सरदर्दी होती है। हर बारी ये रिपोर्ट लगा रहा था कि मैं गया और मुझे वहाँ पे कोई भी नहीं मिला, मैं गया और मुझे वहाँ पे कोई भी, चार पांच बारी वही रिपोर्ट लग गई। और जो दूसरी पार्टी थी उसने उनके जो एडवोकेट थे उन्होंने बोला सर ये कोई जाता ही नहीं है, ये फर्जी यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह लगा रहे हैं, कोई नहीं जाता, बस एंट्री की हुई है सीडी में कि मैं गया और मुझे कोई नहीं मिला। घर पे ही होते हैं, आप बयान तो नोट करो उन लोगों के या ऐसे। और आईओ प्रेजेंट था तो वो कहता सर एंट्री करिए, जाता तो हूँ। मैंने उस पर ऑर्डर पास किया कि नेक्स्ट डेट पे जो जीडी है ना, उसमें जो एंट्री की हुई थी आपने वो लेके आना साथ में। तो अब जब जाओगे आप किसी जीडी में भी तो एंट्री होगी ना, तो वो काउंटर चेक हो जाता है उसके लिए, कि भले ही आप इसमें कुछ ऐसे भी लिख रहे हो, अपनी तरफ से लिख रहे हो, तो काउंटर चेक तो हो जाएगा ना। फिर क्या हुआ, आगे छोड़ दीजिए उसको। टू एंश्योर सुपरविजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द सुपीरियर पुलिस ऑफिशियल्स। जो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, एसएचओ थोड़ा ना हर केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो आईओ अपॉइंट कर रहा है ना, वो या उससे ऊपर के ऑफिसर उस केस में चेक एंड बैलेंस हमेशा रख पाएंगे। और जब सर पे कोई होता है ना, ऊपर अकाउंटेबिलिटी आपकी होती है, तो चीज़ें स्मूथली चलती होती है। पंजाबी में एक चलिए छोड़िए, आगे लिखिए। पंजाबी में एक अखान होता है या मुहावरा है, सिर ते नी कुंडा हाथी फिरे लुंडा, है ना। मतलब जब आप, अब पंजाबी जिसको आती है उसको पता होगा ना, हिंदी में भी बन सकता है ये, नहीं मत बनाना। इसका मतलब होता है कि जब आपकी कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है ना, जैसे आप सपोज नशे के ऊपर ऐसे लिख रहे हो, पंजाबी में आ जाता है ना, पंजाब में तो हॉट टॉपिक में से माना जाता है। तो आप ये लिख सकते हो कि जैसे कॉलेजेस हैं, हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे नशे जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। मतलब रीज़न, वो जो बच्चे होते हैं वहाँ पे इंडिपेंडेंट रह रहे हैं, पीजी में, कॉलेज में, हॉस्टल में, क्योंकि पेरेंट्स का डर नहीं है ना। किसी ने सच ही कहा हैगा कि आगे कर लेना, सरते नहीं कुंडा ते हाथी फिरे लुंडा। क्योंकि आपको ऐसे में जब ये मुहावरे आप यूज़ करोगे ना, तब ऐसे में मार्क्स भी आपके ज़्यादा आते हैं। इंग्लिश में भी इडियम्स यूज़ करने चाहिए, इसलिए बीच बीच में मैं थोड़ा बता देता हूँ कि भला हो जाए आपका। चलिए, नेक्स्ट लिखिए, दी केस डायरी
can be used as aid in such inquiry or trial, but it cannot be used, बताइए, as an evidence in such a case. तो ये सिर्फ एड के लिए यूज होता है, स्टार बना लेना इसके ऊपर। कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एविडेंस। नेक्स्ट लिखिए, केस डायरी gives an idea to the court that which person could provide information relating to the offense, who should be called as a court witness, who should be called as a court witness under section, हाँ जी, हाँ, could provide information relating to the offense, who should be called as a court witness under section 348 of BNSS, ब्रैकेट्स में कर लेना, सेक्शन 311 ऑफ CRPC, and what questions could be asked, what questions could be asked from witness under section 168 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सेक्शन 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ब्रैकेट्स में लिख लेना, दैट इज कोर्ट क्वेश्चंस। एक पर्सन को कोर्ट के सामने लाके खड़ा कर दिया, कोर्ट को कुछ क्वेश्चंस पूछने, कैसे पूछेगा, कोर्ट को पता ही नहीं है ना कि कौन है, क्या उसका लेना देना इस केस से, बट सीडी में तो सब दिया हुआ है ना, सीडी में उसका रोल भी पता है कि क्या विटनेस है, इसने पहले क्या कहा था, तो उस बेसिस पे कोर्ट उससे क्वेश्चन भी कर सकता है सीडी की हेल्प लेके, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूजेस ऑफ केस डायरी, यूजेस ऑफ केस डायरी 5 या 10 मार्क्स में आने के फुल चांसेस, और अगर ये आता है डायरेक्ट यूजेस मत लिखना शुरू कर देना, हम इसको मीनिंग से शुरू करेंगे, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट लिखेंगे, केसेस लिखेंगे और यूजेस फिर लिखेंगे साथ में, ठीक है। बट 80% ऑफ योर आंसर यूजेस पे होना चाहिए, बाकी कम कम, ये ना हो कि यूजेस के बारे में एक पैरा बना दिया और बाकी के लिए लिखते रह गए सारा कुछ, ठीक है। इसमें लिखिए, केस लॉ से ही करें शुरू, या पहले लिखवा दूं और फिर केस लॉ लिखवाऊं, एक ही बात है, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, लिखिए पहले, यूजेस ऑफ सीडी, डायग्राम सा बना लीजिए, बाय आईओ, आईओ क्या यूज कर सकता है इसका, बाय एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के लिए क्या यूज होगा इसका, बाय कोर्ट, कोर्ट कहाँ कहाँ पे क्या इसका यूज कर सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अगर सीडी से कुछ आता है तो ये बनेगा आपको, ठीक है। इसमें लिखिए, बताइए आईओ कहीं यूज कर सकता है? टू रिफ्रेश हिज मेमोरी अंडर सेक्शन 162 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ब्रैकेट्स में लिख लेना 159 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो आईओ यूज कर सकता है किस चीज के लिए? अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए। अब एक्यूज देखिए, एक्यूज कर सकते हैं? अभी पढ़ा था ना हमने, जब हम पढ़ रहे थे उसमें आपको इम्पोर्टेंट भी बताया, मार्क भी करवाया कि एज द जनरल रूल तो वो नहीं करेगा, बट दो एक्सेप्शन है इस रूल की, है ना। तो फिर हम इसमें इसी तरह से लिखते हैं, लिखिए जनरली कैन नॉट यूज, इन जनरल तो वो नहीं कर सकता, बट बट इफ कोर्ट यूज्ड इट टू कॉन्ट्राडिक्ट आईओ और आईओ used it for refreshing his memory, इन दो सिचुएशंस में क्या होगा? accused can also use the CD। हाँ कर सकता है, हाँ ये कह रहे हैं अभी, चलिए accused can also use the CD, accused भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोर्ट में लिखिए अभी तक हमने कुछ ऐसा पढ़ा है जब, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में, आगे तो करेगा ना कोर्ट, कोर्ट क्वेश्चंस ये वो तो आपको समझ आ ही गया है। क्या इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे अभी तक कोर्ट ने किसी स्टेज में सीडी का यूज़ किया है? या मैंने आपको पढ़ाया हो? जितना पढ़ा है उतने में ही। और कहीं पे? उसमें तो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन करी ही नहीं बेचारे ने। जिसकी सिचुएशन की आप बात कर रहे हो ना, कि आईओ डिसाइडेड नॉट टू इन्वेस्टिगेट द केस, तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करी। तो इन्वेस्टिगेशन करेगा तब तो हाँ वही की तो बात कर रही है वो भी। तो उसमें तो इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं ना। रिमांड में किया जाता है, रिमांड में, ट्रांजिट रिमांड में, हर जगह पे हमने ये पढ़ा है कि एक्यूज्ड को अलोंग विद दी सीडी पेश किया जाएगा। कल जब हम केसेस पढ़ रहे थे उसमें भी हमने लिखा अगर सीडी पेश नहीं हुई है तो रिमांड नहीं दिया जाएगा। सीडी इसलिए जरूरी होती है, सीडी में हर चीज लिखी हुई है, आपको पता लगेगा कि उस एक्यूज की क्या इन्वॉल्वमेंट है। आप उसका ट्रांजिट रिमांड दे रहे हो, उस एक्यूज की क्या इन्वॉल्वमेंट है, आप उसका रिमांड दे रहे हो। रिमांड की सिर्फ जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी की बात नहीं होती है। रिमांड जब दिया जाता है ना, आप उन पर्टिकुलर सेक्शंस में रिमांड दे रहे हो उसका। उस सेक्शंस में वो क्या है, जेल में है पर्सन। कल को समटाइम्स क्या होता है ना, समटाइम्स कुछ सेक्शंस पे उसको बेल मिल जाती है, ऐसा होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक किसी ने ऑफेंस किया,
FIR लिखी गई अंडर सेक्शन 302 IPC मर्डर के लिए। बाद में पता चलता है, अब FIR लिखी गई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई, छोटा ऑफेंस ले लो कोई, मर्डर बड़ा हो जाएगा, फिर आप बोलोगे बेल कैसे होगी इस पे, है ना। अभी तो मैंने बेल करवानी है ना इसकी। किसी भी एक छोटे ऑफेंस के लिए, सपोज कीजिए कि ट्रेसपास वगैरह के लिए, उसने ट्रेसपास वगैरह किया था, उस ट्रेसपास के लिए FIR लिखी गई, आपके सामने पेश किया गया, तो जो भी रेलेवेंट पीनल प्रोविजन है ट्रेसपास की, उसमें आपने क्या किया, उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। ठीक है। अब लेटर ऑन पता चलता है कि इसने ट्रेसपास नहीं, ट्रेसपास के साथ ये XYZ ऑफेंस और भी किया है। तो लेटर ऑन क्या होगा, इस एक्यूज्ड के उसमें ऐड कर दिए जाएंगे ये XYZ सेक्शंस। जो ये सेक्शंस होते हैं ना, धाराएं जो होती हैं, बढ़ाई भी जाती हैं, घटाई भी जाती हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में डेवलपमेंट्स होगी, वैसे वैसे उसका रोल पता चलता जाएगा। तो पहले तो हमें इतना ही पता था, देखो कि उसने सिर्फ ट्रेसपास किया है। लेटर ऑन हमें पता चला कि ट्रेसपास नहीं, इसने ये XYZ ऑफेंस भी किया है, तो उसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। बट हुआ क्या, यहाँ पे उसने बेल एप्लीकेशन लगाई थी कोर्ट के सामने इन बिटवीन। अभी ये बढ़ाए नहीं है आपने सेक्शन, बेल एप्लीकेशन लगाई थी आपने, दे भी दिया ट्रेसपास के लिए, बेल दे दिया उसी दिन या अगले दिन। ये सेक्शन नहीं, उससे एक दिन पहले ये सेक्शन बढ़ चुके हैं, बेल दिया आपने यहाँ पे, नेक्स्ट डे डिसाइड हुआ। बेल एप्लीकेशंस में ऐसा होता है ना कि जरूरी तो नहीं कि सेम डे ही आप डिसाइड कर रहे हो, आपने सपोज नेक्स्ट डे उसको डिसाइड किया। अब उस ड्यूरेशन में ये नए सेक्शंस बढ़ चुके हैं, बट आपने बेल किसके लिए दी है उसको, सिर्फ ट्रेसपास के लिए दी है। तो अभी भी वो बेल देने के बावजूद भी छूटने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी जो कस्टडी है इन पर्टिकुलर दो सेक्शंस में से सेक्शन में है, बट आपने सिर्फ एक ही में उसको बेल दी। तो कस्टडी जो होती है ना, वो ये मत सोचना बस जेल भेज दिया फॉर्मली, जेल भेज रहे हो इस पर्टिकुलर सेक्शन में उसको जेल भेज रहे हो। तो वो सेक्शंस में जब तक सभी में, जब यहाँ से आप रिलीज ऑर्डर बना के भेजते हो ना, आपका जब बेल ऑर्डर लगता है उसके साथ रिलीज बन के जाती है, उस रिलीज में अगर एक छोटा सा नाम में से राम की जगह आर भी हो गया ना, तब भी फिर नहीं, राम में तो आर ही होता है, एस भी हो गया, तो भी बेल नहीं मिलेगी। ये तो चलो बड़ी मिस्टेक हो गई। इसके अलावा कुछ सेक्शन में कोई मिस्टेक हो गई, सपोज सेक्शन था 167, आपने लिख दिया 169, बेल नहीं होगी, छूटेगा नहीं बाहर जब तक वो मैच नहीं करेंगे। इसलिए फिर वो वापस आते हैं, क्लैरिकल मिस्टेक है, चेंज कीजिए वो। तो ये याद रखना, रिमांड की जो कस्टडी है वो सेक्शंस में हुआ करती है, उस सेक्शन में। और आप जब कस्टडी दे रहे हो, तब CD को तो देखोगे ना कि सच में ये सेक्शंस बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे। तो इन्वेस्टिगेशन ड्यूरेशन में यहाँ पे लिखिए फर्स्ट, प्रिलिमिनरी है वो तो अभी, 175(3) जो आप कह रहे हो वो तो प्रिलिमिनरी नहीं, सॉरी, वो तो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है ना। अभी तो, अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही नहीं हुई है। क्या चीज़ देखने, क्या देखोगे? नहीं, CD देखोगे, CD तो बनी नहीं है ना। CD कैसे, CD बनती है, मेरी बात सुनिए, इन्वेस्टिगेशन में FIR लिखी जाएगी, CD बनेगी। FIR ही नहीं है, इन्वेस्टिगेशन प्री स्टेज में, मतलब प्रिलिमिनरी जब तक चल रही है, या उसको छोड़ दीजिए, प्री स्टेज में जब तक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हुई है, CD नहीं बनेगी उसकी। लिखवाऊंगा, केस लिखवा रहा हूँ उसके ऊपर आपको। इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, हाँ। FIR लिखी गई है, हाँ, फिर बुला लीजिए। हाँ, ठीक है, रेफर की जा सकती है। तो अभी लिखिए इसमें सेक्शन 187 BNSS /167 CRPC। नहीं, इसमें लिख भी लीजिए, थोड़ा सा ब्रैकेट्स में लिख लीजिए, रिमांड।
रिमांड या फिर फर्दर डिटेंशन ऑफ एक्यूज्ड। पूरा लिखना, ये समझ नहीं आएगा जो लिखा है, कल को पढ़ोगे ना, रिवाइज करोगे। या तो खाली रिमांड ही लिख लीजिए, बट अगर आप लिख रहे हो तो FDA मत लिखना, फर्दर डिटेंशन ही लिखना उसको, फर्दर डिटेंशन ऑफ एक्यूज्ड। फिर लिखिए सेकंड। सेक्शन 210 है, कॉग्निजेंस का चेक कर लेना। BNSS ऑब्लिक 190 CRPC। हाँ जी, टेकिंग कॉग्निजेंस, जब मैजिस्ट्रेट उसका कॉग्निजेंस लेगा, जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा, उस टाइम पे भी CD को रेफर करोगे आप। फिर लिखिए कोर्ट को अगर किसी को कॉन्ट्राडिक्शन करना है, सेक्शन 148 BNSS ऑब्लिक 145 CR, सॉरी 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 सॉरी, एविडेंस है ये, हाँ, BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम ऑब्लिक 145 इंडियन एविडेंस एक्ट। ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन। फर्दर लिखिए सेक्शन 168 भारतीय साक्ष्य अधिनियम ऑब्लिक 165 इंडियन एविडेंस एक्ट। ब्रैकेट्स में लिखना कोर्ट क्वेश्चंस, कोर्ट क्वेश्चंस। फिर लिखिए सेक्शन 348 BNSS ऑब्लिक सेक्शन 311 CRPC ऑब्लिक 311 CRPC। इसमें लिख लेना कोर्ट विटनेस, फिर लिखिए सेक्शन 351 BNSS ऑब्लिक 313 CRPC। ब्रैकेट्स में लिखना एक्यूज्ड एज विटनेस। ये सारे सेक्शन जब करेंगे ना आगे और क्लियर हो जाएगा आपको। फिर लिखिए सेक्शन 528 BNSS ऑब्लिक 482 CRPC। इसमें लिखना हाई कोर्ट कैन लुक इनटू फॉर क्वेश्चनिंग प्रोसीडिंग्स। क्वैश करने के लिए आपने लगाया हुआ है हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट भी देख सकता है उसको। हालांकि इसमें लिख लेना दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। और आपको अगर कुछ ऐड करना हुआ अपनी तरफ से कर लेना, जैसा कि हिमांशु ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है, उसके बाद उसमें डेवलपमेंट्स वो नहीं कर रहे हैं, तो CD वगैरह आप मंगवा सकते हो, रेफर की जा सकती है, ठीक है।
जो मर्जी, मैंने तो कहा वो है नहीं ना अभी, एग्जॉस्टिव नहीं है वो। तो लिस्ट में तो ऐसे तो फिर बहुत ज़्यादा लिस्ट बन जाएगी ना, वहाँ पे 10 नंबर के लिए इतना इतना भी नहीं लिखेगा कोई और, बोलिए आप। ठीक है, क्योंकि आपने भी पहले जिन्होंने किया उनको पता है कि इतना भी नहीं किया होता, हम तो सिर्फ ये लिखते हैं कि कोर्ट, बस यहाँ पे जो बेयर में लिखा है वो लिख दिया। बट आप उससे एक्स्ट्रा अगर लिख रहे हो, बस इतना लिख दो, बहुत है, मोर देन इनफ है। अदरवाइज ये भी एग्जॉस्टिव नहीं है, 10 और केसेस निकल आएंगे जहाँ पे यूज़ हो रहा है उसका। बट बहुत है। इसमें लिखिए, हाँ जी। हाँ। हम्म, हाँ जी। हाँ। नहीं यूज़ हो सकता, क्यों? हाँ, तो यूज़ करने के लिए तो जारी है। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं कि स्पेशल कॉल करके ही आप कर रहे हो उस चीज़ को। इसमें अदरवाइज आपके पास वो केस डायरी पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड है, आप पूछिए कुछ भी। अब ट्रायल के टाइम पे कोई कॉल थोड़ा ना किया जा रहा है, सीडी जो है वो पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड है। उसमें से अगर जज साहब को लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन बनता है पूछना, आप पूछ सकते हो, उसमें से कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, इसमें लिखिए, नोट में लिखना, दी केस डायरी। अब मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूँ डिटेल्स, ठीक है, नहीं तो मैं इसको पॉइंटर्स में यही चीज़ें बार बार लिखवाऊंगा। डायग्राम से आपको क्लियर हो गया, वहाँ पे हो सके तो पॉइंटर्स में लिखना, इतना बड़ा डायग्राम समझ नहीं आएगा किसी को। ठीक है, द केस डायरी इंक्लूडिंग एवरी एंट्री इन इट इज प्रिविलेज्ड फ्रॉम, सॉरी, प्रिविलेज्ड फ्रॉम इंस्पेक्शन बाय द एक्यूज्ड और बाय हिज प्लीडर। प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है, ये नहीं कि वो इंस्पेक्शन करने लग जाएगा इसका। द रीजन फॉर दिस is that if the accused were entitled to inspect the diary, to inspect the diary, the IO making the investigation would be tempted to omit from the diary all information which could prove to be injurious to the prosecution। इसी केस में ही कहा गया था। केस लॉ लिखिए इसमें। फर्स्ट लिखिए, एम्परर वर्सेस मनु, 1920, इलाहाबाद हाई कोर्ट। एम्परर वर्सेस मनु, 1920, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसमें लिखिए, डील्स विद अ केस डायरीज, दिस केस डील्स विद केस डायरीज importance, purpose and how to be used by trial court।
किस तरह से ट्रायल कोर्ट इसको यूज़ करेगा, यूज़ के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में और पर्पस के बारे में। आपको ये चीज़ पता है कि 1920 का केस है, अगर सीआरपीसी की भी बात की जाए तो वो तो 1973 का है ना हमारे पास, तो उससे पुराना केस कैसे? उससे पहले भी सीआरपीसी हुआ करता था, जैसे अभी हमारे पास बीएनएसएस आ गया ना, तो उससे पहले भी सीआरपीसी हुआ करता था, उसको चेंज करके 1973, उसको चेंज करके बीएनएसएस। ठीक है, इसमें लिखिए हेल्ड। कंटेंट ऑफ CDR to be disregarded as legal evidence and are to be used for the exclusive purpose of cross questioning। ठीक है, it is to be disregarded as legal evidence। एविडेंस थोड़ा ना, बस इसको हम किस तरह से यूज करते हैं, यूज्ड फॉर द एक्सक्लूसिव पर्पस ऑफ क्रॉस क्वेश्चनिंग आईओ who made the CD, full stop। even in that case even in that case it does not mean that the CD that the नहीं that the entry can still be served as evidence or was absolutely correct and true। ये नहीं कि हम उसका यूज कर रहे हैं सिर्फ, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको अभी हम एविडेंस की तरह सर्व करेंगे और वो बिल्कुल ट्रू है। सिर्फ एड मिल रही है, हेल्प मिल रही है, लीड मिल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, इट सिंपल, इसमें लिखिए ट्रू एविडेंस और फुल स्टॉप करके लिखिए, और नहीं फुल स्टॉप करके लिखिए। इट सिंपली मीन्स दैट what is stated in the entry varies with the evidence given subsequently। सब्सिक्वेंटली वो कह रहे हैं कि इसका सिर्फ ये मतलब है कि हम ये देख रहे हैं कि अब जो आप एविडेंस दे रहे हो वो वेरी कर रहा है पुराने वाला जो आपने सीडी में स्टेटमेंट लिखा था, इस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, अदरवाइज कोई एविडेंस नहीं मान रहे हैं उसको। ठीक है, कोर्ट फुल स्टॉप करके लिखिए, कोर्ट फर्दर हेल्ड इट कैन बी यूज्ड एज एन एड इन फ्रेमिंग अ चार्ज, नॉट द कॉज ऑफ फ्रेमिंग अ चार्ज। ये कोई रीज़न नहीं है जिसकी वजह से हम चार्ज बना रहे हैं, बस ये सिर्फ हेल्प कर रहा है हमें चार्ज फ्रेमिंग में। कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया, और यहाँ पे भी आप लिख सकते हो चार्ज फ्रेमिंग, इसमें ऐड करना हो ना, नहीं किया ना हमने कहीं पे। नहीं 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 नहीं, आप पूरा पूरा केस डायरी देखोगे, चार्जशीट में तो उसने 4 सेक्शन बना के लाया आपके पास,
सीडी में और भी आपको लग रहा है कि और धाराएं भी लगेंगी इसके ऊपर, तो क्या नहीं बनाओगे? इवन कॉग्निजेंस के टाइम पे ही आप सब कुछ देखते हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जुडिशियल माइंड लगा रहे हो। फिर जब चार्जेस फ्रेम होंगे तो आप कॉग्निजेंस के ऑर्डर के बेसिस पे कर देते हो। ठीक है, बट प्रैक्टिकली वैसे करते हो। लीगली तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीडी की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, आप ले भी सकते हो, वहां पे ऐड कर लेना ऊपर लिस्ट में चार्ज फ्रेमिंग। ठीक है, फिर लिखिए, मैं भी कर दूं ऐड, यहाँ पे लिख लेना ना। इसके बाद, इसके बाद नहीं, इससे पहले आएगा, मतलब दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव से पहले चार्ज फ्रेमिंग, सेक्शन 211 सीआरपीसी बीएनएस का देख लेना। ठीक है, बीएनएसएस का चेक कर लेना। इसमें लिखिए नेक्स्ट केस। बस ये केस, घूरो मत मुझे कि हाँ टाइम हो गया, मुझे पता है। शैलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2024 सुप्रीम कोर्ट। एक बहुत पुराना, एक बहुत नया केस। ठीक है, इसमें लिखिए हेल्ड। इसमें ना ऐसे लिख लेना, इसी केस को ऑल्सो इन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। पढ़ा था हमने कब, एफआईआर करते हुए पढ़ा था ना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी स्पेसिफिकली आपसे पूछ लिया जाता है तो ये केस भी लिख सकते हो, रिसेंट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का। इसमें लिखिए हेल्ड व्हेन पीओ यूज केस डायरी टू रिफ्रेश देयर मेमोरी, accused gets right to rely on CD to examine क्रॉस एग्जामिन। नीचे ब्रैकेट्स में लिख लेना ऑल्सो हेल्ड जीडी एंट्री कैन नॉट प्रिसीड registration of FIR except where preliminary inquiry is needed। तो जो एंट्रीज है ना, FIR नहीं लिखी गई तो एंट्रीज तो होंगी नहीं, बट अगर ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एक्सेप्शन है, अदरवाइज एंट्री नहीं होती है जीडी में या सीडी में। ठीक है, बट एक एक्सेप्शन, इसलिए ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में भी आ जाएगा। यहाँ के लिए हमारे लिए ये वाला पोर्शन रेलेवेंट हो गया। इसके बाद लिखिए, सिर्फ फीचर्स रह गए हैं केस डायरी के, तो कल वाली क्लास में लिखवा दूंगा। वैसे तो थोड़े से ही हैं। हेडिंग बना लो चलो, सिर्फ फीचर्स ऑफ केस डायरी। ये इसलिए कि मुझे याद रहेगा ना, यहाँ से स्टार्ट करना, आप याद दिला दोगे। फीचर्स ऑफ केस डायरी, यहाँ से फिर हम कल स्टार्ट करेंगे। केस डायरी का टॉपिक ख़त्म हो गया, 5-10 मिनट और लिखेंगे, लगेंगे इसको लिखवाने में। केस डायरी इतना सही है। मेजर टॉपिक में से सिर्फ अब हमारे पास चार्जशीट रह गया है और इन्वेस्टिगेशन हमारा ख़त्म हो जाएगा। और बिलीव मी, इन्वेस्टिगेशन जो है ना, ये सबसे ज़्यादा टेक्निकल डिफ़िकल्ट टॉपिक माना जाता है, बच्चों को क्लियर नहीं होता है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, बट जब हम कंप्लेंट केस करेंगे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है वहां पे। तो अगर वो अंडरस्टैंडिंग आप बिठा लोगे ना, आने वाले टाइम में भला हो जाएगा। चलिए, कल की क्लास में मिलते हैं। कल से आपकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की क्लास होगी मॉर्निंग में
9:30। ये तो ऐसी चलेगी ना क्लासेस जो है।